बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात में। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज की मुलाकात में जिस पॉलिटिकल शख्सियत को हम आपके रूबरू करा रहे हैं, बिल्कुल भी मोहताज तारुफ नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की चंद अहम पॉलिटिकल शख्सियात में उनका नाम है। क्योंकि जब वज़ीर आज़म को जम्मू कश्मीर से आल पार्टी मीटिंग के लिए कुछ शख्सियात को बुलाना था, तो उनका नाम भी उनमें सरफहरिस्त था। और आज की मुलाकात में मेरे मेहमान से मुराद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब हैं। उमर साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। इब्तिदाहन में जाना चाहेंगे कि दिल्ली रवाना हुए, आल पार्टी मीटिंग में शिरकत की, बातचीत की, अपने ख़यालात का इजहार किया। अभी तक क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? आउटकम क्या है उसका, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हासिल क्या है अभी तक कुछ? देखिए ना, शायद हम में से कोई इस उम्मीद के साथ उस मीटिंग में शिरकत करने नहीं गया था कि एक ही मीटिंग में हम सारा कुछ हासिल करेंगे। लगभग 2 साल से यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चंद एक दो पार्टियों को छोड़ के, नई दिल्ली के साथ बिल्कुल राफ्ता टूट गया था। यहाँ के लोगों के ख़यालात, यहाँ के लोगों के जज्बात, यहाँ के लोगों के शिकायत, यहाँ के लोगों की बातें वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाए। तो ये एक मौका था एक बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करने का, जिसमें कि सब जो 14 के 14 वहाँ बुलाए गए थे, सबों को बोलने का मौका नहीं मिला था। मैं उन बदनसीब में से शामिल हूँ जिनको बोलने का मौका वहाँ मिला नहीं। लेकिन जिन जिन ने बोला अपनी पार्टी या अपने तरफ से, उन्होंने बिल्कुल मतलब साफ़ अल्फाजों में सूरत हाल के बारे में वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर को उसके बारे में बताया। वजह क्या है कि आपको बोलने का मौका मिला? आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, या कि आपने बोलना नहीं चाहा? नहीं ना, बोलना क्यों नहीं चाहा? अगर मुझे बोलना नहीं होता मैं जाता क्यों? जी, तो क्या यही समझा जा सकता है कि उस मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब ख़ुद मेज़बान थे, दाखिला वज़ीर साहब ख़ुद मेज़बान थे, और आपको मौका नहीं दिया गया या आपको टोका गया है? नहीं, टोका नहीं गया ना। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मेज़बान की तरफ से कोई इस तरह की गुस्ताखी हुई या मुझे टोका गया। शायद मुझसे पहले बोलने वाले जो हैं, उन्होंने मेरा और जो हम बाकी 4 रह गए थे, हमारे बोलने के लिए जो वक्त रखा गया था, जो मुकर्रर किया गया था, वो वक्त मुझसे पहले बोलने वालों ने इस्तेमाल कर लिया। चूँकि डॉक्टर साहब भी इस मीटिंग में थे, आपकी पार्टी के वो सदर है, सरबराह भी हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उससे पहले भी आप और आपके वालिद साहब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब वज़ीर आज़म से मुलाक़ात हुए थे, और उस वक्त आपको कहा गया था कि जो खदशात वादी के अंदर पाए जा रहे हैं एब्रोगेशन के हवाले से, तो उस हवाले से कुछ नहीं है, बल्कि जो सरकार है वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। तो आज आपने वज़ीर आज़म साहब को, आपकी पार्टी ने, आपने याद दिलाने की कोशिश की है कि उस वक्त आप हमारे साथ गलत हुआ? हमने बहुत कुछ कहा, वज़ीर आज़म साहब को याद दिलाया कि क्या क्या इस रियासत के लोगों के साथ वादे हुए और कहाँ पे वो वादे जो हैं अधूरे रह गए, और क्यों उस वजह से विश्वास की कमी है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना वो मरकज़ की ज़िम्मेदारी है। आज़ाद साहब कहते हैं कि जो कुछ भी हमने वहाँ अपने ख़यालात रखे, जिस पार्टी ने भी रखे, जिस फ़र्द ने भी रखे, तो उस पर एक मुस्बत रिएक्शन वज़ीर आज़म की जानब से आया। तो क्या उमर साहब भी मुतमईन है कि वज़ीर आज़म की जानब से जो ख़यालात का इजहार किया गया या जो रिएक्शन आया है, उससे आप भी मुतमईन हैं? नहीं ना, कुछ चीज़ों पे जो मतलब रिएक्शन नहीं आया। 3-4 ऐसे लोग हैं, फ़ारूक साहब और महबूबा मुफ्ती जी को शामिल करके, जिन्होंने 370 और 35A को हटाने पे नाराज़गी और खदशात का इज़हार किया, लेकिन उस पे ज़्यादा कुछ जवाब सुनने को मिला नहीं। लेकिन बाकी चीज़ों पे हाँ, वज़ीर आज़म साहब ने कम से कम ये तो तस्लीम किया कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली में दूरी है, वो दिल की भी दूरी है और दिल्ली से भी हम दूर हैं।
तो उन्होंने ये माना है कि वो जैसे मैंने आपसे कहा ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसे की कमी है, तो उसको दुरुस्त करना है। और उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारी उनकी है, उनको करना होगा। एक नोशन है पब्लिक में या सियासी मुबसरीन का भी जब हम जिक्र करते हैं तो यही कहा जाता है कि अगर ये जो रेलेवेंस है इस ग्रुप का जो आप यहाँ से दिल्ली गए वो रेलेवेंस नहीं था, क्योंकि उनका मानना है कि जो स्टेटहुड की बहाली, डिलिमिटेशन और इलेक्शन ये बीजेपी का पहले ही प्रपोज एक एजेंडा है। तो अब इनका वहाँ जाना, इससे क्या फ़ायदा हुआ जम्मू कश्मीर को? यही तो बदकिस्मती है। एक महीना पहले याद करिए ना, अब क्या माहौल था यहाँ पे। डरे हुए थे लोग, तरह तरह की अफवाहें थीं। आप लोग भी अपने चैनल के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए उन पे तबसरा कर रहे थे। क्या कह रहे थे लोग यहाँ पे? कि जम्मू कश्मीर का दोबारा बंटवारा होगा, कि जम्मू को अलग किया जाएगा, कश्मीर को अलग किया जाएगा, कश्मीर का विदाउट असेंबली यूटी का ऐलान होगा, जम्मू को स्टेटहुड दिया जाएगा और जम्मू का असेंबली जो है वहाँ ऐलान होगा। और आम तौर पे लोग हमसे क्या कह रहे थे कि ना ये रोको, किसी तरह ये मत होने दो। 5 अगस्त 2019 हमने देखा, हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। कुछ करिए, कुछ रोकिए। तो जब हम जाते हैं मरकज़ से बात करने के लिए ताकि ये शक शोबा जो है, ये अफवाहें जो हैं, इनको ठीक करने के लिए या इनको ख़त्म करने के लिए, मरकज़ को कन्विंस करने के लिए कि देखिए ना अब जो हो गया सो हो गया, इसको हम दुरुस्त करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन इससे आगे अब और कुछ नहीं। आप वापस रियासत को, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दे दीजिए और लोगों को अपनी हुकूमत चुनने दीजिए। तो इसमें क्या खता है? नहीं, तो क्या यही डर था जो पहले क्रिएट किया गया और इसी डर ने आपको मजबूर किया है वहाँ जाने के लिए? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मैंने तो कहीं से ये नहीं सुना है कि ये डर जो है दिल्ली से पैदा हुई। अगर आपके पास कोई इस तरह का सबूत है जो आप कह सकते हो कि हाँ जी ये जो अफवाहें जम्मू कश्मीर में चली, इनकी पैदाइश या शुरुआत दिल्ली में हुई, तो फिर उसमें मैं तबसरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है जिससे कि मैं आपसे ये कहूँ कि हाँ जी दिल्ली ने पहले ये अफवाहें तैयार की और फिर इस मीटिंग को बुलाया गया। मेरे पास तो ऐसी कोई सबूत नहीं है। उमर साहब, बेशतर लीडरान जो उस आल पार्टी मीटिंग के शरीक थे और उसमें हिस्सेदार रहे, और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की तो उन बेशतर लीडरान ने यही कहा कि 370 पर अभी बात करना मुनासिब नहीं था, तो इसी वजह से हमने सिर्फ 2 लीडरों ने ये बात की। सिर्फ 2 वहाँ पे लीडरों ने इस मीटिंग में 370 के हवाले से कहा कि ये सब जुडिस है, लेकिन 370 के हवाले से फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती और तारिक आमिर साहब, इन तीनों ने 370 के हवाले से बात की। उन्होंने 370 के हवाले से बात की और कहा कि ये गैर कानूनी तौर, गैर आईनी तौर इसकी एब्रोगेशन हुई है, लेकिन जो मुतालबात की इंटेंसिटी होनी चाहिए थी वो मांगने की, वो नहीं रही। मालूम, आप कमरे में थे ही नहीं जनाब। नहीं, उसका इजहार नहीं किया गया किस तरह। किसने नहीं किया? जब बाहर आके हम सबों ने आपसे कहा कि ना हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते हैं और जितना भी लंबा हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, इसको वापस हासिल करने के लिए वो प्री 5 अगस्त स्टेटस को, वो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम यहाँ खून खराबा नहीं होने देंगे इस मुद्दे पे। तो इसमें इंटेंसिटी की कौन सी कमी है जनाब? तो माइनस कोट करके फिर गुफ्कार अलायंस जो पीपल्स अलायंस बना है उसकी रेलेवेंस कहाँ पर है? पॉलिटिकली भी बात कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में हमारी लड़ाई है, पॉलिटिकली हमारी लड़ाई चल रही है। एज एक फ्रंट जो है, जो अलहदा तौर एक यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है, उसकी रेलेवेंस कहाँ पर आप देख रहे हैं? उनकी जन्म से क्या कुछ किया जा रहा है यूनानिमसली, यूनाइटेडली, की जिससे लोग समझ सकते हैं कि हाँ एक आवाज़ निकल रही है? तो एक आवाज़ में हम बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ना अब इसके लिए, और क्या करते। और मैंने आपसे कहा जनाब, कानून को हाथ में लिए बिना, यहाँ पे खून खराबा किए बिना हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं इसको वापस लाने के लिए। इस इशू को हम जिंदा रख रहे हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया, चूँकि आप भी हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, आपकी पार्टी एक्टिव है, लोग ये भी कहते हैं कि एक मौका आया था जब उमर साहब, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक साहब, तारिक आमिर साहब गुफ्कार अलायंस के मंच को नेशनल लेवल पर एक बड़ा मंच पेश करते, लेकिन वहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर बताया गया। अलायंस के तौर पर बुलाया नहीं गया था।
हमें बुलाया नहीं गुप्कार गया था, एलायंस के लेकिन तौर आप पे पेश बुलाया कर नहीं गया सकते था, थे। लेकिन इश्यूज पे हमने बात की और मिल के हमने इश्यूज पे बात की। जैसे मैंने आपसे कहा, 3 जो वहाँ पे मेंबर थे गुप्कार अलायंस के, उन तीनों ने बिल्कुल मतलब कोई हिचकिचाहट महसूस किए बिना 370 और उसको हटाने का जो यहाँ जम्मू कश्मीर पे असर पड़ा है उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब को बताया। बहुत सारे लीडरान ये भी कहते हैं, जिसपे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब भी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, और ये कहते हैं कि मामला सब जुडिस है तो इस पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब 35 AB सब जुडिस था तब गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एब्रोगेट किया मैं था। आपसे कब कह रहा हूँ ना कि मैं मानता हूँ ये बात, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। अगर ये बात सही होती कि ना मामला सब जुडिस है, आप इस पे बात नहीं कर सकते हो, तो सालों साल बीजेपी ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पे बात की। क्या मामला उस वक्त सब जुडिस नहीं था? मामला उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर था, लेकिन बीजेपी ने इस पे बात करने से कोई मतलब हिचकिचाहट महसूस नहीं की। तो अगर 35A और 370 और ये 5 अगस्त जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए या इस पर हमें बोलना नहीं है। हम तो बोलते रहेंगे। बीजेपी सरकार पर या डेमोक्रेटिक सरकार पर आपका बहुत कम एतमाद लग रहा है कि वो रेस्टोर कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की स्पेशल जिन्होंने स्टेटस को। आपसे लिया, आप उनसे क्या उम्मीद रखोगे? लेकिन आपका भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है, और वो भी उस वक्त जब प्रशांत भूषण मुल्क के बड़े वकील ये कहते हैं कि आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी आज़ादी पर उन्होंने सवालात उठे। जब कपिल सिब्बल जैसे मारूफ वकील ये कह सकते हैं कि हालिया जो फैसले कोर्ट की जनब से आए हैं तो उस पर कोर्ट को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, तब उमर साहब कोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं। नब अगर मैं कोर्ट पे भरोसा नहीं करूंगा तो फिर किस चीज़ पे करूं? किस चीज़ पे करूं? ना कहीं ना कहीं तो मुझे अपना भरोसा रखना तो होगा। कोर्ट पे भरोसा करना एक मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं है ना, मजबूरी नहीं है ये। एक या तो आप इस मुल्क के आइन पे भरोसा करते हैं, अगर आप करते हो तो फिर आपको जो आइन के तहत जो एवेन्यूज़ मिलते हैं, जो तरीक़ेकार मिलते हैं इंसाफ हासिल करने के, आपको उनका इस्तेमाल करना होगा। आइन के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपना जो है मौक़ूफ़ रखने की इजाज़त दी जाती है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और यहाँ सवाल, तो बड़े बड़े अलाइदगी पसंद लोग भी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में जाते हैं, चाहे अपना बेल हियरिंग करने के लिए, अपने आप को छुड़वाने के लिए। तो क्या वो छोड़ दें? फिर क्या उनको छोड़ना चाहिए जो केस लड़े जा रहे हैं अलाइदगी पसंद लीडरों के कोर्ट्स में? तो फिर उनको कहना चाहिए ना, मुझे कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है, मैं कोर्ट से हट जाता हूँ। जब आपकी मीडिया कंपनियों पे के साथ गलत हो जाता है, जब आपके लोगों के साथ जुल्म होता है, तो आप क्या कोर्ट जाके इंसाफ हासिल करने की कोशिश नहीं करते हो? जब आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एक और सवाल मैं इसी विज़िट के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली में, फारूक साहब हो या आप हो या जो भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ सियासतदान हैं, हमेशा ये कहते हैं कि मसले कश्मीर का हल भारत और पाकिस्तान के जामिया मुज़ाकराती अमल में है। और यही बात जब महबूबा मुफ्ती ने यहाँ की, और उसके बाद इसी से मुतल्लिक़ सवाल डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला से दिल्ली में पूछा गया, और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का एजेंडा अलग है और मैं पाकिस्तान के साथ बात करने पर कोई बात नहीं करूँगा। नहीं, फारूक साहब ने मीडिया से जो कहा होगा वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन जो लोग मीटिंग में थे उनसे पूछे ना फारूक साहब ने वहाँ पर क्या बात की। वज़ीर आज़म, देखना आप, वज़ीर आज़म साहब को तो फारूक साहब ने, मैं खुद सुन रहा था उनकी बात, आप बाकी जो उस मीटिंग में 13 और लोग जो थे उनसे पूछ लीजिए। फारूक साहब ने प्राइम मिनिस्टर से सीधा कहा जनाब कि पाकिस्तान से बात किए बिना और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना और उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता बनाए बिना ये मसले हल नहीं होंगे। मतलब महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर नहीं थी, बल्कि डॉक्टर साहब ने भी पाकिस्तान के साथ बात करने की वकालत की उस मीटिंग में। कहा जनाब, बिल्कुल कहा कि जनाब हमें इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को ठीक करना होगा और उसके लिए हमें अपने पड़ोसियों के साथ, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, हमें एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। ये वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने बिल्कुल कहा। उमर साहब, डिलिमिटेशन के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जब बनाया गया तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यकसर मुस्तरद किया उसमें जाना, उसका मेंबर बनना। लेकिन आज 1.5 साल गुजर गया, और किस चीज़ ने आपको मजबूर किया है रिथिंक के लिए कि आप उसमें जाए ना जाए? और यही वजह है कि आपने कोर ग्रुप की मीटिंग 2 बार बुलाई और उसके बाद जो आखिरी फैसला है उस हवाले से उसका इख्तियार डॉक्टर साहब को दिया है। जब फैसला लिया गया था वो बहुत ही कम लोगों ने उस वक्त फारूक साहब को अपनी राय दी थी। शायद 2-3 लोग फारूक साहब से उस वक्त मिले
और उन्होंने फ़ारूक साहब को राय दी थी कि इसमें इस प्रोसेस में शामिल होना हमारे लिए गलत होगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी अरसे से मैं अपने साथियों से मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात कर रहा था और उसमें डिलिमिटेशन के हवाले से भी बात आई और मैंने ये पाया कि मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं तंजीम के जो इस फ़ैसले से खुश नहीं थे, लेकिन जिनको इस फ़ैसले में शामिल नहीं किया गया था और जो चाहते थे कि फ़ारूक साहब के साथ बात करके वो उन्हें अपनी राय भी देना चाहते थे। और मैंने उनसे इतना ही कहा, मैंने कहा ना अगर फ़ारूक साहब साथियों से मशवरा करने के बाद यही पाते हैं कि अक्सरियत साथियों की यही है राय कि हमें इसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये फ़ैसला बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी राय सही है और ज़्यादातर पार्टी वाले कहते हैं कि हमें इसमें शिरकत करनी चाहिए, फिर आप फ़ारूक साहब पे छोड़ दीजिए, वो खुद फैसला काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है, क्योंकि आपका मानना है कि बहुत सारे जो आपके साथी थे वो मुत्तफिक नहीं थे उस फैसले के साथ, लेकिन यहाँ पर जो कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है उसमें सारा इख्तियार डॉक्टर साहब को एक बार फिर से दिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला चेंज होना चाहिए, लेकिन हम मजबूर नहीं कर सकते हैं आपको, हम आप पे छोड़ देते हैं। आज की डेट में क्या आप समझते हैं कि ये फिजिबल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, अगर जो आपने इख्तियार डॉक्टर फारूक साहब को ये दिया था? आप उमर साहब की ज़ात क्या कहती है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, मेरी ज़ात का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। पार्टी के मीटिंग में मैंने अपनी राय जो है साथियों के सामने रखी, इतना ही काफ़ी है। आज की डेट में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इस मूड में भी है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जाएँ और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद क्या आपको लग रहा है कि एक रेलेवेंस जो या इम्पोर्टेंस जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ की थी वो पब्लिक में थोड़ी सी कम हो रही है या साख कमज़ोर हो रही है? अभी तो डीडीसी के इलेक्शन हुए, आपको मेन स्ट्रीम की रेलेवेंस कम लगी क्या? 40% या 42% के आसपास वोट। तो उससे पहले क्या था? जब 90% लोग, मेरे दौर में जब पंचायत के इलेक्शन हुए और 90% लोगों ने हिस्सा लिया, आपने उस वक्त हमें रेलेवेंस दी? उस वक्त आपने कहा कि ना आपकी रेलेवेंस अब 90% है, बाकियों का रहा नहीं। ये ना आप नंबरों के साथ खिलवाड़ इस तरह मत करिए ना। जब आपको सूट करता है तो आप नंबर लाते हो, जब आपको सूट नहीं करता तो आप नंबर छोड़ देते हो। 2014 के पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन में लोगों के इलेक्शन में हिस्सा लेने की तादाद कम रही क्या? तो क्या आपको लग रहा है कि फिर लोग पार्टिसिपेशन करेंगे और या खुल नहीं कर करेंगे? वो लोगों तक है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती वोट डालने के लिए घर से घसीट के निकाला नहीं जाना चाहिए। जो अपनी मर्ज़ी से वोट डालना चाहे वो डाले, जो अपनी मर्ज़ी से घर रहना चाहे वो रहे, लेकिन दोनों तरफ से किसी तरह का कोई मतलब फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इस इलेक्शन में। अपनी मर्ज़ी से लोग वोट दें और अगर उसके बाद हमारी रेलेवेंस रहती है लोग निकलेंगे, नहीं रहती है तो नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगा, लोग ये जो आज का माहौल है इससे राहत चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे उनके चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में फ़ैसले आ जाएं, वो कोई हो। मैं नहीं कहता हूँ कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या किसी एक पार्टी को चाहते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि ये अफसरशाही ख़त्म हो। ये जो शाही फरमान दिए जाते हैं और यहाँ कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोग चाहते हैं कि किसी एक डीसी को सच बोलने की सज़ा जेल ना मिले। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सही माने में काम करे और उनके मुतालबे जो हैं हल करें। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि लोग 100% जो हैं किसी एक पार्टी को चाहते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लोगों की ये है जो चाहती है कि ये अफसरशाही निज़ाम जो है ये ख़त्म हो जाए। आपने ये भी इंदिया दिया था कि इलेक्शन अगर होने हैं तो स्टेट में होने चाहिए, पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करेगी या आपको लग रहा है कि यूटी में ही इलेक्शन हो जाएंगे और उसके लिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है? ये बहस का मुद्दा होगा। हम तो चाहते हैं कि पहले स्टेट हो उसके बाद इलेक्शन हो। हमने ये बात मीटिंग में भी रखी और हम इस बात पे जोर देते रहेंगे। कल की मीटिंग के बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मरकज़ में वो भी अब थोड़ी सी नरम पड़ गई है जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़? वो वक्त साबित करेगा, मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कम से कम सुनने के लिए तो तैयार हैं। जो कल तक कह रहे थे कि सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो कल तक कह रहे थे कि ये लोग इरेलेवेंट हैं, जो कल तक कह रहे थे कि इन लोगों की कोई मतलब कोई गैंग, चलिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए ना, अब गैंग तो बहुत मामूली था।
आज वो लोग बैठ के कम से कम हमारी बात सुन रहे हैं और यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरुआत है। तो इशारों में कहीं आपका ये इशारा तो नहीं है कि जी, अब वो बिल्कुल अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे? मुझे 21 साल हो गए सियासत, 21 अब 22 साल हो गए ना अब सियासत करते हुए। यहाँ आप आम तौर पे जम्मू कश्मीर के प्रेस से पूछिए ना, मैं वो पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ जो इशारों में बात करे, और इसके लिए वक्तन फ़वक्तन मुझे मुश्किल का सामना भी करना पड़ा है। मैं आपसे कभी इशारों में बात नहीं करूँगा। मुझे जो कहना होगा आपके सामने कहूँगा और उसके बाद जो मुझे भुगतना होगा उसके लिए मैं भुगतूँगा। उमर साहब को क्या लग रहा है अब जब ये मीटिंग हुई है, पहले गैंग कहा जाता था और कोई इम्पोर्टेंस आपको नहीं दी जाती थी, जो कुछ भी करना होता था दिल्ली से होता था। आज के डेट में जब आपको बुलाया जाता है, ये एक इंटरनल प्रेशर है या कि फिर एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर की ह्यूमन राइट्स को पेश किया गया है? से पूछिए ना, मैं अगर आपको घर बुलाऊं चाय के लिए तो आप थोड़े ना मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने आपको अंडर प्रेशर बुलाया या अपनी मर्जी से बुलाया। ना, बुलाया गया तो बुलाया। अब क्यों बुलाया गया, आखिर क्या हुआ कि जिन लोगों को 1.5 साल पहले पीएसए में बंद रखा गया था, आज उनको बुला के उनसे बातचीत की जा रही है, ये आपको उनसे पूछना होगा। देखिए, कम से कम हमें इस बात की तसल्ली है कि मीटिंग अटेंड करने के लिए या मीटिंग में बैठ के हमने अपने एजेंडा को छोड़ा नहीं। हमसे या ना कहा गया था मीटिंग से पहले या मीटिंग के दौरान कि आप 370 पे बात करना बंद करिए या 35A को वापस लाने की बात बंद करिए या सुप्रीम कोर्ट में जो केस आप लड़ रहे हैं उस केस को आप छोड़ दीजिए। हम जहाँ पे इस मीटिंग से पहले थे उसी जगह आज भी खड़े हैं। अगर कहीं बदलाव आया है, अगर कहीं नरमी आई है तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप सियासी बसीरे रखते हैं, काफ़ी तजुर्बा आपका सियासत में है, तो ये सारा क्या कुछ हो सकता है? आपने क्या कुछ अक्स किया है? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं स्पेकुलेट करना नहीं चाहता हूँ। क्या है क्या नहीं है ये वक्त साबित करेगा। कम से कम अंदर का है या बाहर का है? अब मैं दोबारा आपसे कहता हूँ ना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा रहा है, इस हुकूमत की आदत नहीं है कि बाहर से कोई इनसे कुछ करने को करे। नहीं तो अगर आप देखें ना, जब हम बंद थे मुख्तलिफ गेस्ट हाउसों में और MLA हॉस्टल में, और शुरू से ही कितना दबाव था हमें छुड़वाने के लिए, माना इन्होंने। यहाँ पे 4G चालू करने का कितना दबाव था, साल से ज़्यादा लगा 4G वापस हासिल करने में। तो हमारा तजुर्बा यही रहा है कि इस हुकूमत और इस वज़ीर आज़म की आदत नहीं है कि बाहर से कोई दबाव डाले तो तब ये कुछ करे। तो लगता है फिर अंदर से ही है। आपने तो खुल्लम खुला बोल दिया कि अंदरूनी मजबूरी थी, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आप जो गुपकार अलायंस आपका बना था, PhD बना था, उसकी मजबूती के लिए यूनाइटेडली इलेक्शन भी लड़े? कौन सा इलेक्शन? जो आने वाले असेंबली इंतखाबात होंगे। अभी अब तो ऐलान भी नहीं हुआ ना। अब नहीं, जब होंगे तो आप जब होंगे तब बात करेंगे, जब होंगे तब बात करेंगे। हमने DDC एक साथ लड़े, फैसला जब इलेक्शन का हुआ था उसके बाद किया। आने दीजिए इलेक्शन ना। कम वक्त में सोचने समझने या तबसरा करने या तजिया करने से बेटर है कि अगर आप आज से ही इसकी तैयारी करते नहीं, इससे माहौल बिगड़ जाएगा, इससे माहौल बिगड़ जाएगा और फिर जो इस अलायंस के दुश्मन हैं वो इस अलायंस को तोड़ने में और ज़्यादा पेशरफ्त करेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं उनको अंदर दबाए रखना ही बेहतर है। आखिर पर जाना चाहूँगा क्योंकि वक्त मुख्तसर है। ये जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आजकल, तो इसमें अब आपके अपने भी काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। आगा सईद रूहुल्लाह एक बड़ी मिसाल है, एक बड़ा लीडर, मिनिस्टर एक मिसाल। लेकिन अब एक पॉलिटिकल पार्टी में आप ये क्यों सोचते हो कि सबकी राय एक ही जैसी होगी? अब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होगी पार्टी में, लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पार्टी की राय जो है वो यही थी कि हम इस मीटिंग में हिस्सा लें और अपनी बात वहाँ पे रखें। तभी तो जाके फारूक साहब ने ये बात की। अब मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं, ठीक है ना, उनको अपनी बात रखने की खुली इजाज़त है। वो मीटिंग में आते हैं, बात करते हैं, हम सुनते हैं,
लेकिन ये नहीं है ना आपके एक आप इसे आदमी, discipline- एक सुनिए ना, ये कहाँ सही है कि एक या दो आदमी अपनी राय जो है वो पार्टी पे ठोस दें। अगर फारूक साहब सबकी राय लेके काम कर सकते हैं तो फिर जो मेजॉरिटी है फारूक साहब को उनको लेके चलना होगा ना बनिस्बत की माइनॉरिटी। आप इसे कोई पार्टी कितना भी बड़ा लीडर इसे हो, पार्टी के अंदर- अगर मैं ये तक मान के चलता हूँ, अगर फारूक साहब मुझे शामिल करके 20 लोगों की राय लें और उन 20 में से मैं अकेला एक राय दूं और 19 अलग राय दें, फारूक साहब को 19 के साथ चलना है। ये छोड़ दीजिए कि मैं नायब सदर हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मेरी राय माइनॉरिटी में है और पार्टी हम डेमोक्रेटिक तरीक़ों से चलाते हैं। तो आप इसे पार्टी के अंदर जमहूरियत समझते हैं या कि फिर ये इनडिसिप्लिन भी है विद इन द पार्टी? जनाब, राय अलग राय रखना जमहूरियत है। राय को किस तरह आप पेश करते हो वो आपको खुद देखना होगा। अगर आप वो तरीके इस्तेमाल करते हो जिससे कि पार्टी के डिसिप्लिन को नुकसान पहुंचता है, उस पर फिर सोचा जाना चाहिए। हमने कभी किसी साथी से ये नहीं कहा कि आप मीटिंग में आके बात मत करिए, लेकिन हम ये ज़रूर उम्मीद रख सकते हैं कि बात जो है पार्टी के अंदर ही रखनी चाहिए। लेकिन ठीक है ना, कोई बात नहीं, कभी कभार बात चलते चलते, क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी भी होती है पार्टी के अंदर, तो उनकी जानब से कोई एक्शन नहीं आया। एक्शन लूँगा, आप लोग कहोगे इंटॉलरेंट हैं, आप लोग कहोगे ये डिसेंट को टॉलरेट नहीं करते, आप लोग कहोगे देखिए ना ख़ानदानी पार्टियों में यही कमज़ोरी है, ये अपनी आवाज़ के बजाय और किसी की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ना मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ, ना मेरे वालिद साहब डिक्टेटर हैं, अलग साथी राय रखते हैं। हम ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि साथी यहाँ आके अपनी राय रखें। बीच बीच में कभी कभार थोड़ा सा बचपना आ जाता है, ठीक है ना, अब इस चीज़ को हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं। चलिए उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अभी तक बर्दाश्त किया। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेरी हिलाल हांजुरी को पूरी टीम के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज़।